अगर प्रयासों के परिणाम परफेक्ट चाहिए तो लगातार बिना रुके मुश्किलों से जूझना पड़ता है। अड़चनों को घुटने टेकने की वजह बनाने की बजाय उन्हें फांद कर भविष्य की तरफ देखना चाहिए। तैयार हो जा। कोई सुराग नहीं, कोई लीड्स नहीं। कई दिनों के बाद भी तहकीकात कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। यह मर्डर केस महज एक फाइल बनने जा रहा था। अनसुलझे केसेस के ढेर में एक और फाइल। अनसुलझे केसेस क्या होते हैं? वो केसेस जो इंतजार कर रहे हैं किसी ब्रेक थ्रू का। पर अनसुलझे केसेस क्लोज नहीं हो सकते। क्रिमिनल केस तभी क्लोज होता है जब अदालत अपना फैसला सुनाती है और विक्टिम को इंसाफ मिलता है। सर, क्राइम सीन पे कोई क्लू नहीं, इन्वेस्टिगेशन का कोई फॉरवर्ड मूवमेंट भी नहीं, मतलब परफेक्ट क्राइम। मैंने ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन एक हथियार है परफेक्ट क्राइम के भ्रम को तोड़ने का। परफेक्ट क्राइम होता ही नहीं है। हर क्रिमिनल कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जो उसे पकड़वाती है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है उस एक लूप होल को ढूंढना। तो कैसा लगा? वेरी नाइस। आज से ये हमारा घर है। वेलकम होम। पर ऐसा नहीं है कि वो गलती अपने आप आकर आपकी गोद में गिर जाती है। अचानक एक मेहनती और शार्प इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हमेशा लगे रहना पड़ता है। दिमाग, कान, आंख हमेशा खुला। वो सुराग के साए को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर जब कोई केस ऐसा हो जिसमें लीड मिलना इम्पॉसिबल लगे। आपके पास कोई ऐसा केस आया है सर जहां ब्रेक थ्रू मिलना ही मुश्किल लग रहा? हाँ, होता है। प्रेशर में कई केसेस नामुमकिन लगते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा, एक शार्प ऑफिसर की नज़र हमेशा उसके परे होनी चाहिए। ज़रूरत होती है उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। अभी एक रीसेंट केस था, 1 महीना पहले का, राणागंज, हिमाचल प्रदेश, जहां मेरी पोस्टिंग है। हटिए आप लोग, हटिए हटिए मैडम, हटिए। सर, बॉडी पर से 10 सिम कार्ड्स मिले हैं। 10 सिम कार्ड्स? यस सर। और कोई आइडेंटिफिकेशन है? नहीं सर। और सिर पर भी गहरा वार हुआ है। सर, जब मैं काम पर जा रहा था तब देखा इसे। पहले मुझे लगा कोई पी कर पड़ा है।
ये यहीं रानागंज का रहने वाला? नहीं सर, हमारे रानागंज का तो नहीं लगता है। आप में से कोई जानता है इसे? आप लोगों में से? सर वैसे रानागंज में काफ़ी टूरिस्ट होम स्टे वाले घर हैं। कई टूरिस्ट वहाँ पे बतौर पीजी रहते हैं। 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं और कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हॉस्टल भी हैं रानागंज में। ये लड़का कॉलेज वाली उम्र का ही लगता है। बहुत जोर से वार हुआ है। अबे हम यहाँ क्यों रुके? क्या जगह है ये? इसकी जेब से हमें 10 सिम कार्ड्स मिले। यानी कि 10 अलग आइडेंटिटीज। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं। ना जी, ये मेरे यहाँ कभी नहीं रहा। यहाँ आसपास किसी और के घर में रहा हो? मैंने तो इससे पहले इसे कभी भी नहीं देखा। जी नहीं साहब, मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं। अब गिरधारी लाल से पूछिए। लॉज का नाम? वो लॉज नहीं है साहब, गिरधारी लाल स्टूडेंट लोगों के लिए हॉस्टल चलाता है। कुछ मिला? अभी तक तो नहीं मैडम। ये जो चारों सिम है ये सड़े हुए और बंद है, बाकी के मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं साहब, ये लड़का हमारे हॉस्टल में नहीं रहता है और ना ही कभी रहा था। कहीं और गिरधारी लाल? पता नहीं साहब, इस लड़के को तो मैंने इस इलाके में भी कभी नहीं देखा। आप दोनों कॉलेजों में पता कर लीजिए, हो सकता है आपको वहाँ से कुछ जानकारी मिल जाए। 10 में से सिर्फ ये 2 सिम कार्ड चल रहे हैं? जी सर, ये दोनों सिम कार्ड 3 महीने पहले आखिरी बार यूज हुए थे। मैंने फ़ोन कंपनी से डिटेल्स मंगाई हैं। देखते हैं फ़ोन रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। इस विक्टिम के बारे में कुछ तो पता चले। सर जी, दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में पता किया, पर यह बंदा कहीं का भी स्टूडेंट नहीं है। तो फिर कौन है और कहाँ का है? बाहर का हो सकता है, शायद यहाँ से गुजर रहा होगा और मार डाला गया, या फिर यहाँ लाया गया होगा मारने के लिए। लोकल तो नहीं लगता। हाँ सर, मतलब शिमला, कांगड़ा, डलहौजी और धर्मशाला हर जगह इसके फोटोग्राफ्स भेजी गए सारी डिटेल्स के साथ, लेकिन कहीं कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन दर्ज ही नहीं हुई है। आसपास के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी स्कैन किया पर कुछ नहीं मिला। तो इस वक्त हमारे हाथ में 10 सिम कार्ड है जो विक्टिम की जेब से बरामद हुआ। इनमें से 8 बंद हैं और 2 एक्टिव हैं। उन सिम कार्ड्स को बतौर सुराग समझकर हम इस ब्लाइंड केस में आगे बढ़े और हर उस अंधी गली में घुसे जहां ये केस हमें ले गया। तीन महीनों से कोई भी एक्टिविटी नहीं है और दोनों नंबर्स के रिकॉर्ड्स ब्लैंक हैं। हाँ सर, न कॉल्स किए गए हैं न रिसीव किए गए हैं, पर इन दोनों नंबर्स के नाम मिल गए हैं। अब हमारे पास 2 नाम हैं काम करने के लिए। विकास गुप्ता, अमन सिंह, दोनों बठिंडा के रेजिडेंट्स। और इन लोगों के लास्ट 3 महीने के फोन रिकॉर्ड्स एकदम ब्लैंक है। सर, एक मिसलीड हो सकता है हमें गुमराह करने के लिए। सुजाता, मिसलीड भी लीड ही होता है और इस वक्त हमारे हाथ में ये है तो इसी की जांच करते हैं। तुम दोनों बठिंडा जाओ, जरा पता करो ये अमन और विकास 3 महीने से इतने खामोश क्यों। सर। हेलो। हाँ चरणजीत जी। गुड मॉर्निंग मोनिका। रघु कहाँ है? वो तो शावर में है। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। रघु से कह दो उसे यहाँ आना होगा, फैक्ट्री की डील हो सकती है, कुछ खरीदार सामने आए हैं। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं रघु को बोल देती हूँ। ओके, थैंक यू। कह रहे थे तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ डील साइन करने। मैं बात करूँगा उनसे, पेपर्स यही भेजने के लिए बोल दूँगा। फैक्ट्री बिक जाएगी तो फंड्स आ जाएंगे, फिर हम यहीं कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपना। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। तुम्हारे माइंड में कुछ है, कोई बिजनेस आइडिया, एनीथिंग? मैं सोच रही थी
जी विकास गुप्ता? जी हाँ, मैं ही हूँ विकास गुप्ता। कौन है ये? तुम बताओ। तुम्हारा सिम कार्ड नंबर 444567898 इस लाश की जेब में था। कैसे? वो तो मेरा पुराना नंबर है, आप चेक कर लीजिए। 444567635 ये मेरा अभी का नंबर है। तो ये नंबर 444567898 ये भी तो कुछ टाइम पहले तक तुम्हारा ही नंबर था ना? हाँ जी था, लेकिन 1 साल पहले मैंने चेंज किया था मेरा नंबर। तो तुम्हारा 1 साल पुराना सिम कार्ड इस 3 दिन पहले मिली लाश की जेब में कैसे पहुंचा? देखिए मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है। मेरी मानिए आप लोग शरद भाई से बात कर लीजिए, सिम कार्ड का डीलर है। मैंने उसी से ये सिम खरीदा था और उसी को रिटर्न करके ये नया वाला लिया दूसरी कंपनी का। एक बारी ठीक से देखकर बताओ, तुम वाकई में इसे नहीं पहचानते? नहीं सर, मैं नहीं जानता ये कौन है। सर इस विकास गुप्ता पर नजर रखवाती हूँ। लगता है दूसरा बंदा अमन सिंह भी वही जवाब देगा जो उस विकास गुप्ता ने दिया था। वही जवाब का क्या मतलब मैडम? वही जवाब जो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं इस आदमी को नहीं जानता मैडम, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो सिम कार्ड मैंने 6 महीने पहले डिस्कनेक्ट किया था वो इस आदमी के हाथ कैसे लग गया? अब तुम ये भी कहोगे कि तुमने नया सिम इसलिए लिया क्योंकि कोई दूसरी कंपनी सस्ती डील ऑफर कर रही थी, है ना? ये स्टोरी है ना? स्टोरी नहीं है सर, हकीकत है। मैम ऐसा ही हुआ था। स्टोरी में एक शरद भाई भी होंगे जिनसे तुमने सिम कार्ड खरीदा होगा और फिर वही सिम कार्ड वापस करके नया ले लिया होगा। आप शरद भाई को जानती हैं? अमन तस्वीर ठीक से देखो और बताओ, इस आदमी को पहचानते हो? सर मैं इस तस्वीर को देखकर ही बता रहा हूँ, मैं इस आदमी को नहीं जानता। तो जाता ये जो विक्टिम है हमारा, कुछ अजीब नहीं है इसके बारे में? सर ये विकास गुप्ता और अमन सिंह कह रहे हैं कि इसे जानते नहीं हैं, लेकिन जब इन्होंने फोटो देखा तो इनके एक्सप्रेशंस, मुझे लगता है ये दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। इस आदमी का सच कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे, कुछ तो माजरा है। कौन है ये सर? ये एक मरा हुआ बंदा है शरद, जिसकी जेब में से हमें 10 सिम कार्ड बरामद हुए, जिसमें से 2 सिम कार्ड इसी मोहल्ले में रहने वाले लड़कों के, अमन सिंह और विकास गुप्ता, जिन्होंने तुमसे ये सिम कार्ड लिए, तुम्हें वापस लौटाया और उसके बाद नए सिम कार्ड लिए। अब तुम मुझे ये बताओ शरद, तुम्हें एक्टिवेट करने के लिए मुझे लॉकअप में तुम्हें कितना तोड़ना पड़ेगा? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा ये कैसे हुआ सर, कसम खाता हूँ मैं इस बंदे को नहीं जानता। अमन और विकास ने तुम्हें सिम कार्ड लौटाए तो तुम्हारे हाथ से ये इसकी जेब में कैसे पहुंच गए? सिम कार्ड कोई खुले पैसे तो होते नहीं है। सर गलती हो गई, मतलब हो सकता है कि मैंने किसी को, जो आप बोल रहे हैं अमन और विकास, इनके नाम पर सिम दिला दिया हो। गलती? किसी और के नाम पर किसी और को सिम देना गलती नहीं होती है शरद, क्राइम होता है, क्राइम। मानता हूँ सर, लेकिन मेरे ज़्यादातर कस्टमर ऐसे ही कॉलेज के यंग लड़के और लड़कियाँ होते हैं जो आए दिन अपना मोबाइल नंबर और सर्विस प्रोवाइडर बदलते रहते हैं। कोई भी मोबाइल कंपनी सस्ती स्कीम निकालती है, ज़्यादा डाटा देती है, तो वो तुरंत चेंज कर देते हैं। मैं भी उनको तुरंत दे देता हूँ। तुरंत दे देते हो? किसी और का सरेंडर किया हुआ सिम बिना किसी डॉक्यूमेंट के? सर इसको लॉकअप ले चलते हैं, कूटते हैं साले को, सब उगल देगा। नहीं मैडम, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता लाशवास के बारे में। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं ये दुकान 6 साल से चला रहा हूँ सर, किसी से भी पूछ लो, मैंने कभी भी वैसा कोई क्रिमिनल वाला काम नहीं किया है सर। अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता तो क्यों छुपाता, वैसे ही बता देता ना। हमारे पास तो ऐसे किसी बंदे की मिसिंग रिपोर्ट नहीं है शमशेर जी। तो 10 में से 2 एक्टिव सिम हमें इस लाश पर से मिले, वो दोनों ही बठिंडे के 2 लड़कों के हैं। देखिए आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह फर्जी कागजात वाले मोबाइल नंबर कांड करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और फिर हम लोग कभी कभी उन लोगों की तलाश में होते हैं जिनका केस से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता। हम मानते हैं शमशेर जी, लेकिन हमारे हाथ में एक मर्डर केस है और ये ब्लाइंड केस हमें आपके शहर तक लेकर आया है। अब आप लोग यहाँ तक पहुँचे ही हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ ये पता करने की कि ये जो बंदा है ये बठिंडे का है भी या नहीं। सर इस अमन सिंह और विकास गुप्ता की लीड्स कहीं नहीं जा रही हैं। हाँ शायद यही इरादा होगा कातिल का, इसलिए उसने विक्टिम की जेब में 10 सिम कार्ड डाल दिए ताकि एक के बाद एक डेड लीड टटोलती रहे पुलिस, और बस गोल गोल चक्कर काटती रहे।
बिल्कुल पॉसिबल है सर। फिर भी मैंने अमन और विकास के इलाके के पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ की, ऐसे किसी भी बंदे की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। बंदा मिसिंग होगा पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई होगी। शायद घर वाले अभी उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, या शायद घर वाले जानते नहीं हैं कि बंदा मिसिंग है, या शायद जानते हैं कि मिसिंग है पर कंप्लेंट नहीं करना चाहते। आपको पता ही नहीं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको पता ही नहीं कि ये आदमी क्यों मारा गया, आपको पता ही नहीं कि इस कहानी की बड़ी कहानी क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी किसी दूसरी जॉब की तरह ही होती है, इसमें भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मायूसी हो सकती है, पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपना फोकस और पेशेंस पकड़ के रखना पड़ता है। तहकीकात तभी कंप्लीट होती है जब कहानी का पूरी तरह से खुलासा होता है। सर, विक्टिम के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स जिपनेट पर अपलोड कर दी। अगर भटिंडा से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो हम बाकी जगहों पर तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। ललित, जल्दी पता लगाना होगा ये लाश किसकी है। 1 हफ्ता गुजर चुका है, शायद हमें बॉडी को क्रीमेट करना पड़े। कोई इन्फॉर्मेशन तो हाथ लगे, ये बंदा कौन था, क्यों मारा गया और किसके हाथों मारा गया। सर, विक्टिम के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स जिपनेट पर अपलोड कर दी। अगर भटिंडा से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो हम बाकी जगहों पर तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। ललित, जल्दी पता लगाना होगा ये लाश किसकी है। 1 हफ्ता गुजर चुका है, शायद हमें बॉडी को क्रीमेट करना पड़े। कोई इन्फॉर्मेशन तो हाथ लगे, ये बंदा कौन था, क्यों मारा गया और किसके हाथों मारा गया। सर, चेहरे पे बहुत सारे निशान हैं, लेकिन है वही। राणगढ़ पुलिस स्टेशन, पीएसआई ललित नाहर बोल रहा हूँ। सर जी, मैं भटिंडा से बोल रहा हूँ, हरजीत गिल। जी बोलिए। सर जी, वो आप लोगों ने हमारे मोहल्ले में पोस्टर लगा है ना? हाँ, आप जानते हो कुछ उस आदमी के बारे में? जी सर जी, मुझे लगता है वो मेरा छोटा भाई लकी है। यही है जी, मेरा छोटा भाई लकी गिल। आप लोगों का घर भटिंडा के चंदननगर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। इस लाश को मिले हुए हमें 9 दिन हो चुके हैं। आपने चंदननगर पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई, क्यों? लकी वैसे काफ़ी अनलकी मालूम होता है। वो अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलता है और वहाँ पहुँचता नहीं, और आप लोगों को कोई खबर ही नहीं। वो इतने दिनों से गायब है और आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। वो नंबर क्या है लकी का? सर जी, लक्की का फ़ोन नंबर तो हम में से किसी के पास नहीं। मतलब?
आप बाप हैं और आप भाई, बड़े भाई ना, तो आपके पास फ़ोन नंबर नहीं होगा तो किसके पास होगा? पता नहीं जी, लकी हमें कभी कुछ बताता नहीं था। ऐसा क्या करता था जो बताता ही नहीं था? वो भी तो नहीं बताता था जी, बस काम की तलाश में रहता था हमेशा। और जब भी उससे पूछते कहाँ जा रहा है तो कहता कि काम ढूंढने जा रहा हूँ। अब कहाँ चल रही है पुत्र? जी बाहर जाते वक्त मत टोका करो, बोला ना आपको। लेकिन जा कहाँ रहा है बोलता क्यों नहीं? हर बारी आप यही पूछते हो और हर बारी मेरा जवाब वही होता है, काम ढूंढने जा रहा हूँ पापा जी, इस बार शायद मिल जाए कुछ। पर तेरा काम है कहाँ? शिमला। खुश? जाऊँ अभी? आपके पास लकी का नंबर तक नहीं है? जी कभी दिया ही नहीं उसने। वो हमेशा परेशान रहता था, काम ढूंढ रहा था लंबे अरसे से। उसके पास फ़ोन नंबर था भी या नहीं, हम लोगों को ये भी नहीं पता। उसकी जेब में से 10 सिम कार्ड्स निकले हैं। आपका बेटा, आपका छोटा भाई शिमला में कहाँ जा रहा था, किसके साथ जा रहा था, कौन सी नौकरी थी, कुछ तो पता होगा आप लोगों को। सर जी शिमला बोला यही बड़ी बात है। घर तो वो समझो रात को सोने आता था, या थोड़ा बहुत खावा लिया, और ना कोई बात ही नहीं होती थी उससे। बहुत परेशान रहता था हमेशा काम को लेकर, एकदम गुमसुम। बेटा तो अब रहा नहीं, जीते जी तो उसे समझ नहीं पाए, वो चला गया, वो भी इस तरह। तो उसका अंतिम संस्कार तो ढंग से करने दीजिए। विक्टिम की पहचान होने के बाद भी सारे राज ज्यों के त्यों। और सर फैमिली को फ़ोन नंबर तक ना मालूम हो, ये तो सीरियसली अजीब है। सर फैमिली ने पोस्टर देकर हमें कांटेक्ट किया, इससे पहले उनकी तरफ से ये जानने की कोई भी पहल नहीं हुई कि बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। सर इस फैमिली कोई ना कोई मिस्ट्री ज़रूर है। दुख दर्द का भी ज़्यादा दिखावा किया नहीं उन लोगों ने, बस खुद आके बॉडी को आइडेंटिफाई किया। शायद पोस्टर देखने के बाद उनका जो प्लान हो उसे उन्होंने चेंज किया। जो भी हो, हमारे लिए ये केस अभी भी ज्यों का त्यों ही है, क्लोज होने से बहुत दूर। हम जानते हैं तो सिर्फ इतना कि विक्टिम का नाम लकी गिल था, वो बठिंडा का रहने वाला था, लेकिन वो यहाँ क्यों आया, किसने मारा, क्यों मारा, ये सारे सवाल अभी भी ज्यों के त्यों ही। फैमिली की स्कैनिंग शुरू करो। जी हम रानागंज पुलिस स्टेशन से हैं। लकी गिल को किसने मारा? जो कुछ भी पता था बता तो दिया हमने। नहीं, सब कुछ नहीं बताया। आपसे ज़्यादा तो आपके पड़ोसी ने बताया हमें। बता रहे थे काफ़ी बदनाम था आपका लड़का, गलत काम करता था। करता होगा शायद, पर हमें कभी बताया नहीं, ना हमें पता था उसके लाइन के बारे में। आप माँ हैं उसकी, कुछ बोलेंगी नहीं? लकी को कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। वो सुनता कहाँ था, ना कुछ बोलता था। अब तो सुनने बोलने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। बहुत कुछ रह गया। लकी अब चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता और हम उसके सुन नहीं सकते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि लकी को क्यों मारा गया। आप में से किसी को नहीं पड़ी है ना ये जानने की कि लकी को किसने मारा और क्यों? इंसाफ नहीं चाहिए आप लोगों को? मैडम, हम खुद सामने आए ना उसकी पहचान करने के लिए, लाश भी क्लेम की, हो गया सब कुछ। जो भी जज्बात थे, जो भी दुख था, सब बह चुका है इतने सालों में। हम चाहते तो सामने आते ही नहीं। तो एहसान नहीं किया आपने। अगर आप सामने नहीं आते तो हम आपके सामने आ जाते। जितना समझ लीजिए आप लोग, एक कत्ल हुआ है जो एक संगीन जुर्म है। उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस हमारा बेटा था, इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ गड़बड़ है सर इस घर में, वरना भटिंडा के एक बेरोजगार नौजवान को कोई हमारी जुरिस्डिक्शन में लाकर जान से क्यों मारेगा? कुछ और है इस केस में। एक मिनट, ये सिम कार्ड वाला अमन सिंह हमें घूर रहा है।
ये अमन सिंह जरूर कुछ जानता है सर। ये केस कुछ और ही है। ये लकी गिल कैरेक्टर था, स्टोरी है इसकी कोई जबरदस्त। बोलो साहब, क्या लो? कुछ नहीं। तुझे तो पहले ही तोड़ना चाहिए था। अब तोड़ देते हैं सर, कौन सी देर हो गई है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। हमको ना, मैं बस खाली पता कर रहा था कि आप लोगों को लकी का घर मिला या नहीं। हमने तो लकी का नाम भी नहीं लिया अभी तक, और इसे उसका घर भी पता है। तू तो लंबा गया अब। सर सर प्लीज सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैंने कुछ नहीं कहा सर। सर सर प्लीज सर। चुप। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि लकी की जेब से तेरा सिम कार्ड नहीं। और विकास गुप्ता भी लकी को जानता था ना। मैडम मैं किसी विकास को नहीं जानता था। हाँ मैं लकी को जानता था, अच्छे से जानता था, पर मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था सर। फंस तो छोड़, तू पूरी तरह से धंस चुका है। देख बे, हमसे झूठ बोलकर हमको चक्कर कटवाने वालों पे हमको बहुत प्यार आता है लोगों पे, पता है ना तुझे। सर वो लकी ना ड्रग्स बेचता था, ड्रग्स पेडलर था वो सर। बड़ी महंगी लत है सर ये। मैं भी लकी से ड्रग्स लेता था, पर सर जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, तो मैं लकी का छोटा मोटा काम कर देता था। ड्रग्स बेचता था? जी, और पेमेंट मेरी पूड़ियों में होती थी सर। लकी को किसने मारा? ये सब नहीं पता मैडम मुझे। और वैसे भी सर मेरी लकी से पिछले 2 महीने में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वो शायद मैम किसी दूसरे काम में बिजी था। कौन सा दूसरा काम? वो सब नहीं पता सर। तुझे लकी के बारे में सब कुछ पता था और तू फिर भी चुप बैठा रहा। ये बात तो सभी जानते हैं, लकी तो फेमस था, और फिर पुलिस भी तो जानती है उसके बारे में। ये चंदन नगर थाने का तो पता नहीं, पर आप वो गुरजोत कॉलोनी थाने जाके पता कीजिए, शायद वहां पर उसका कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा। वहां की पुलिस ने कई बार उसको अंदर भी किया। देख बे, तू पूरी तरह से अंदर से खत्म है। अगर मैंने तुझे अंदर कर दिया ना, तो तेरी स्टोरी भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी लकी के बारे में जानता सब कुछ बता दे। जितना पता था मैंने आप सबको बता दिया। बाकी आप शबनम से क्यों नहीं पूछते सर? शबनम? शबनम कौन है? शबनम आपको लकी के बारे में सब कुछ बताएगी। शबनम प्रीतम नगर में रहती है, धंधा करती है सर। लकी मरता था उस पर। अगर मुझे कुछ पता होता या मेरा उसमें हाथ होता तो मैं भाग जाता ना, आप लोगों का पीछा थोड़े ना करता। ये अचानक तेरे अंदर का अच्छा बच्चा कैसे जाग गया? मैं ना ये जानकर बहुत ज़्यादा डर गया था कि लकी मर गया है, और फिर जब उसका पोस्टर देखा तो मैं और भी ज़्यादा डर गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद आप दोनों को देखा तो आप दोनों के पीछे हो लिया। तसल्ली हुई ये जानकर कि आपको लकी का घर मिल गया है। तू नहीं भागा ना, अच्छा किया। अब आगे से तू भागेगा भी नहीं। तेरा फोन 24 घंटे चार्ज रहना चाहिए, और ऑन भी। और आज की तरह अगर मुझे तुझे वापस कभी भी दौड़कर पकड़ना पड़ा तो तेरी लास्ट दौड़ होगी। समझ गया सर। सुजाता, मैं गुरजोत कॉलोनी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम इस शबनम कैरेक्टर से मिलो। जी सर। केस खुल रहा है सुजाता। अब इस लकी की स्टोरी का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ये पूरी हिस्ट्री है लकी गिल की। छटा हुआ हिस्ट्री शीटर था, ड्रग्स का धंधा था इसका। बड़ी अजीब बात है, ये रिकॉर्ड्स हमारे सामने पहले नहीं आए। घंटी गलत जगह बजाई, आपको पहले ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था। शबनम जी लकी गिल को करीब से जानती थी?
मुझसे तो कहता था सिर्फ मुझ पे मरता है। अब नहीं मरेगा, वो मर चुका है, मारा गया है। 15 बार अंदर जा चुका था ये। हम बार बार उसको ड्रग बेचते पकड़ते, बेल हो जाती साले की, फिर वही ड्रग्स का धंधा। और अब मर गया। कब हुआ ये? कैसे? कहाँ हुआ ये? सवाल मैंने पूछना है, जवाब तूने देना है। ये बता लक्की को किसने मारा और क्यों? वो मुझसे धंधे की बात नहीं करता था, सिर्फ मज़े के लिए आता था। अच्छा, अभी तो कह रही थी मरता था तुझ पर। अरे मैडम, वही मर्द वाला मरना, शादी करूँगा, बड़ी बड़ी बातें, ये और वो। मैं तो सुनती तक नहीं थी। हम दोनों एक ही नाव पे सवार थे, मैं धंधा, वो ड्रग्स। और क्या जानूँगी उसके बारे में? क्या क्या गया था, खूब पैसे लेकर आने वाला हूँ। सपने ना देखने की ट्रेनिंग बहुत जल्दी मिल जाती है हमारी लाइन में मैडम। फिर भी वो कहते हैं ना, आसान नहीं होता सपने ना देखना। तो मैं उसकी राह देख रही थी, पर अब समझ आ गया कि 10 दिन से वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। 10 सिम कार्ड मिले थे उसकी जेब में, 8 बंद थे, 2 चालू थे, लेकिन 3 महीने से इस्तेमाल नहीं हुए थे। तूने कौन से नंबर पर फ़ोन किया था? अरे मैडम, ये ज़रूरी थोड़ी है कि जिस नंबर से आप ट्राई मारोगे मैं भी उसी नंबर से ट्राई मारूंगी। मेरे पास लकी का वो नंबर था जो अभी यूज़ कर रहा था। वैसे भी वो कपड़ों से ज़्यादा नंबर बदलता था। नंबर दे उसका। ये लकी गिल का क्रिमिनल बैकग्राउंड इस मर्डर मिस्ट्री को और भी गहरा कर रहा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मिस्ट्री में कोई और भी हिस्ट्री छुपी है, ड्रग से भी बड़ी। सर, लकी के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड आते ही इस कहानी के और भी पन्ने खुलेंगे। देखते हैं कहाँ ले जाते हैं पन्ने। एक ड्रग्स बेचने वाला हिस्ट्री शीटर, आखिर ऐसा कौन सा बड़ा हाथ मारने वाला था? कुछ निकला फोन रिकॉर्ड? वैसे सर डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन एक नंबर है जिस पर लगातार उसकी बात हो रही थी, और वो शबनम का नंबर नहीं है। फिर कोई लैंडलाइन नंबर है, भटिंडा के किसी क्लब का। हेलो, जेके रिक्रिएशन क्लब। लकी गिल का नाम सुना है? आप? पुलिस। जी सुना तो है। इस क्लब से हमें कोई ऐसी लीड मिल सकती है जो हमें उसके कातिल तक पहुंचे। हाँ सर, यही है, रेगुलर है, अक्सर यहाँ खेलने आता है। क्या खेलने आता है? पूल। यस यस। किसके साथ खेलता था? इसका कोई फ्रेंड है? हम उससे बात करना चाहते हैं। सर, आप मंजीत से बात कर सकते हैं, वो दोनों अक्सर साथ में आते थे और साथ ही में खेलते थे। अब तो खेल या ना खेल कोई फर्क नहीं पैंदा, बिकॉज द चैंपियन इज हियर बेटे। अभी कहा मंजीते, तेरी दिल्ली बहुत दूर है अभी। इस मंजीत का कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? सॉरी सर, मेरे पास नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ आप शाम को आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। वो यहाँ रेगुलरली आता है, कल भी आया था। हाँ, अब बताओ, वेयर इज द चैंपियन? वेयर जी वेयर? हियर। वो ठहर जा काके, अभी गेम खत्म नहीं हुई है।
हाय। हेलो सर। हेलो। अरे यार, कौन हो भाई? बोल रखो यार। पुलिस, राणागंज पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया सर? लकी गिल मारा गया। उसका बैकग्राउंड हमारे सामने। वो क्या करता था, कहाँ रहता था, उसके माँ बाप कौन थे, सब। मंजीत अरोड़ा, तू भी लकी गिल को अच्छी तरह से जानता था। मैं जानता था लकी को, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि लकी को किसने मारा और क्यों। ऐसी कोई खास दोस्ती यारी नहीं थी हमारे बीच। बस यहाँ पूल खेलने आता था, पूल खेलते थे तो दोस्ती हो गई। हमने यहाँ का रजिस्टर चेक किया है। लकी गिल अपने घर वालों से भी ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारता था। दिखाएं रजिस्टर? तेरी दोस्ती के सारे रिकॉर्ड हैं उसमें। लकी गिल ड्रग्स बेचता था। उसकी कुंडली तो हमने निकाल ली। अब अगर तुमने कुछ छुपाया ना या झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरी कुंडली निकालने में भी हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे मालूम है कि लकी ड्रग्स बेचता था, लेकिन मेरा दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है ड्रग्स के साथ। वो तो खतरों से खेलता था सर, लेकिन मैं बस पूल खेलता था उसके साथ। कभी कभार एक आध बार बियर पी ली होगी साथ में, लेकिन उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अच्छा किया तूने बता दिया कि तू उसके साथ पीता भी था। लकी गिल 10 दिन से गायब था और वो तुझे 12 दिन पहले मिला था। इतने दिन वो यहाँ आया नहीं, तेरे साथ पूल नहीं खेला, तो तुझे उसकी याद तो आई हो, मिस तो किया हो। लकी गिल को कांटेक्ट करने की कोशिश तो की होगी ना तूने? कहाँ सर? सर लकी अपनी मर्जी का मालिक था। वो जो भी करता अपनी मर्जी से करता था। मुझे मालूम है कि 12 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी और उसके बाद नहीं हुई। पर जैसा मैंने आपको बताया, हमारी कोई ऐसी दोस्ती यारी तो थी नहीं कि मैं उसको फोन वोन करूं पूछने के लिए कि कहाँ गया। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? मैंने कुछ किया ही नहीं है सर। सर मुझे जो मालूम है सर लकी के बारे में मैं आपको सब बता दूंगा सर, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि लकी का मर्डर किसने किया और क्यों किया है। तुझे सीधे सीधे सच बोलने का एक मौका दिया था पर तूने नहीं बोला। अब तुझे लॉकअप में ले जाकर उल्टा लटकाएंगे। देखते हैं तेरा सच कैसे बाहर नहीं आता। सर बताता हूँ सर बताता हूँ मैं। बोल। लकी ड्रग्स बेचता था और ये सबको पता है, मगर कुछ टाइम पहले लकी ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई। अब वो पता नहीं वो सच थी या झूठ, मगर जो लकी ने कहा ना सर, वो सुन के मैं डर गया। क्या बात है लकी, बड़े दिनों से तू ही पिला रहा है। बहुत पैसे आ गए हैं क्या? एक बार भी डच के लिए नहीं पूछा? लकी ना अभी सच में लकी हो गया। तू ऐश कर और मंगाऊं दिल ले। क्यों भाई, कोई बहुत बड़ा डील वील कर लिया है क्या तूने? डील वील तो हुई है, ड्रग्स वग्स बेचने की नहीं। उससे जो आता है ना, उससे सिर्फ हाथ का मेल साफ होता है। अब की बार जो हाथ लगाया ना, बहुत दूर ले जाएगा मुझे। क्या बे, बता ना क्या किया तूने? उस हफ्ते के पहले दारू का पैसा हम दोनों बराबर बांटते थे, आधा आधा, मगर उस हफ्ते में तो लकी मानो एकदम दिलदार हो गया था। आगे बोल मंजीत, क्या बताया था लकी ने तुझे? लकी ने उसने एक बहुत बड़ा कांड किया था। कांड? मर्डर। लकी मर्डर की? मर्डर मंजीते, जैकपॉट है जैकपॉट। किसका मर्डर? अब किसका ये मत पूछ। तूने पूछा क्या डील है, मैंने बताया ना तेरे को, बताया ना। ये है मेरा नया काम, ठीक है? अब किसी के आगे मुंह मत खोलना, दोस्ती रख। रोज खाएंगे पिएंगे सब मेरे पे, तेरे को कोई खर्चा नहीं करने, और तू मुंह बंद रखना। या ना दोस्त का मर्डर करूँगा ना
दिल दुखेगा मेरा। ऐसे फटी पड़ी थी सर मेरी, इसलिए मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं। कब बोला था लकी ने तुझे ये? तो 3 महीने पहले, हाँ जुलाई में। लकी ने किसका मर्डर किया था? पता नहीं सर, उसने जब जो मीठी धमकी दी उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कुछ पूछूं। और सर मैं बस पूल खेलता हूँ यहाँ, दारू भी पीता हूँ, मगर ड्रग्स छूता भी नहीं हूँ सर। और जैसे ही मैंने लकी का पोस्टर देखा सर, मेरी सर सोचा जाकर बोल दूं, मगर पता चला पीछे से मुझे कोई कुछ कर दे तो। कोई और था जो उसके साथ काम करता था? उसकी कोई गैंग थी? किसके लिए ड्रग्स बेचता था लकी? अपने बिजनेस के बारे में ना लकी ने कुछ बोला और ना मैंने कुछ पूछा उससे। तूने लकी का पोस्टर देखा तो चुप रहा, तू हमारे पास नहीं है, फिर भी हम तुझ तक पहुंच गए। अब अगर भागने की कोशिश करेगा तो तेरा वो हाल करेंगे कि तेरा पोस्टर भी नहीं छपेगा। मैं कहाँ जाऊंगा सर, यहीं मिलूंगा। और अपना फोन ऑन रखना। हाँ सर। लकी सबसे करीब शबनम से था। ये नामुमकिन लगता है कि शबनम को लकी के बारे में कुछ भी ना मालूम हो। ये मंजीत अरोड़ा शायद और भी बहुत कुछ जानता है जो उसने अभी हमें बताया नहीं। ये लकी की फैमिली वाले शायद हमें पूरी बात नहीं बता रहे। सर लकी की माँ कमला कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन फादर ने बात बीच में ही काट दी। लकी को कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। सुजाता उनसे अकेले में बात कर। लकी गिल ड्रग पैडलर था। मंजीत अरोड़ा जिस मर्डर की बात कर रहा था, कहीं उस मर्डर का ताल्लुक लकी गिल के मर्डर से तो नहीं? समय थाने में लकी की सिर्फ यही एक फाइल है। सब इंस्पेक्टर नागर इसको चेक कर चुके। लकी पर मर्डर चार्ज कभी लगा ही नहीं। सागर तुम्हारा खबरी भरोसेमंद तो है ना? जी सर, भटिंडा का पुराना चावल है। जब मैं शिमला में था तो 2-3 इंपॉर्टेंट केस में इसने बहुत मेहनत से काम किया था। ठीक है, उसे इस क्लब वाले मंजीत अरोड़ा के पीछे लगा दो। और मुझे इस लकी गिल की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन से गिरोह के लिए ड्रग्स बेचता था, कितना बड़ा सिंडिकेट था, सब कुछ। ठीक है सर, मैं खबरी को इस काम पे लगा देता हूँ। इस फाइल में लकी के और कोई रिकॉर्ड्स नहीं है? मेरा मतलब बठिंडा के दूसरे पुलिस स्टेशन के? नहीं है सर, अगर होते तो इस फाइल में जरूर होते। सर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टीम लगाता हूँ इन सारे ड्रग पेडलिंग गैंग्स के पीछे। ये गैंग्स अपने अपने इलाकों को लेकर बहुत सख्त हैं। लकी ने अगर किसी और के इलाके में माल बेचा होगा तो गैंग वार में शायद मारा गया होगा। मारा तो हमारे इलाके में गया, और मुझे वो बंदा चाहिए जिसने मेरे इलाके में ये मर्डर किया। क्या बोल रही है मैडम आप? मुझे नहीं पता लकी ने किसका मर्डर किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लकी ऐसा कर सकता है। वो ड्रग्स बेचता था, सिर्फ इतना मुझे पता है। देखो शबनम, लकी किसी के मर्डर में इन्वॉल्व था, ये हमारे पास पक्की खबर है। और अब उसका मर्डर हुआ है। हमें लगता है इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन जरूर है। अरे मैडम, मैंने अभी आपको बताया कि लकी मुझसे सिर्फ इतना कहकर गया था कि वो कहीं से पैसे लेने जा रहा है। किस बात के, कहाँ से, ना मैंने उससे पूछा ना उसने मुझे बताया। और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। मैडम आप मुझसे बार बार वही सवाल पूछ रही हैं। सर, ये 4 फाइलें हैं जुलाई महीने की, सभी मर्डर केसेस है इसमें। आपने चेक की? जी सर, मैंने 2 बार चेक किया, लेकिन कोई भी केस में लकी गिल का नाम नहीं है। रख दो। जी सर।
भाई जी 2 पत्ता गोभी। लौकी कैसे दिए? 1 ये भी दे दो। कमला जी, आपके बेटे लकी ने किसको मारा था? मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा है। आपको पता है, लकी शिमला किसी काम से नहीं गया था, पैसे लेने गया था। किससे? वो आप बताइए। आपका बेटा मरा है, हमारे जुरिस्डिक्शन में उसकी लाश मिली है, हम उसके गुनहगारों को पकड़ना चाहते हैं। आप तो उसकी माँ हैं, आपको फिक्र ही नहीं है कि उसके गुनहगारों को पकड़ा जाए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया हो, हरप्रीत ने, और इसलिए आप चुप हैं? नहीं। तो फिर आपके पति सतेंद्र ने? मैंने कहा ना नहीं। कमला जी, जवाब दीजिए। आपके लिए एक मर्डर केस है, हजारों केसों की तरह, पर लकी मेरा बेटा था, मेरा अपना खून। मैंने क्या खोया है आप कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ही नहीं समझ पाई कि मेरा लकी कब और कैसे इस जुर्म की दुनिया में चला गया। नहीं जाना चाहिए था उसे, पर वो पहले ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा बेटा था मेरा, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ग्रेजुएट था, और हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। लकी, आ गया तू? कैसा रहा इंटरव्यू पुत्र? अरे बोल ना, कैसा रहा इंटरव्यू? मेरी आंखों के सामने उसे मायूसी के अंधेरे में धंसते हुए देखा मैंने। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि लकी को उस मायूसी से कैसे बाहर निकालें। लकी, लकी छोड़, लकी छोड़ दे। भाई साहब आप छोड़ दीजिए। लकी, तू ये सब क्यों कर रहा है पुत्र? लकी, पता ही नहीं चला कि वो कब और कैसे हमसे इतना दूर चला गया। ऐसे क्यों हो गया, जैसे हम उसे कभी जानते ही नहीं थे। मैडम जी, लकी सिर्फ हमारे घर में जन्मा था, पर हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। हम आपसे क्या छुपाएंगे, हमसे खुद ही छुपा हुआ था। वो खोया रहता था मेरा बेटा, पहले मायूसी, फिर जुर्म की दुनिया में। उसका मर्डर हुआ या उसने किसी को मारा, हम कुछ नहीं जानते, तो हम आपको बताएंगे क्या? सर, मंजीत का पिछले 3 दिनों से पीछा किया जा रहा है। या तो ये बंदा एकदम क्लीन है, या फिर इतना मैला कि सारे मैल को छुपाए बैठा। सर, मंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कोई मैल नहीं है। 2 बार स्कैन किया, शक करने जैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है मंजीत झूठ बोल रहा हो कि लकी ने कोई मर्डर किया है। बठिंडा में जुलाई में जितने भी कत्ल हुए सबकी फाइलें मैंने खंगाली, किसी भी फाइल में लकी के नाम का कोई जिक्र नहीं। सर, हो सकता है केस फाइल में उसका जिक्र ना हो, पर शायद कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन हो। ललित, जितने भी मर्डर सस्पेक्ट थे सबकी क्वेश्चनिंग की, रिजल्ट 0। और बठिंडा के जितने भी ड्रग गैंग थे सबसे पूछताछ की, कड़ी पूछताछ, फिर भी रिजल्ट 0। कहीं से भी लकी गिल के मर्डर या दुश्मनी का कोई एंगल नहीं बनना। सर, हो सकता है लकी पैसे लेने गया हो, पैसे लिए हों और लौट रहा हो, और किसी ऐसे आदमी ने उसे मार दिया हो जो उसे जानता तक नहीं था। शायद इसलिए हमें लीड नहीं मिल रही। मान लेते हैं कि रैंडम किलिंग थी, फिर भी मारने वाले की कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर रही होगी। मैंने इलाके के सारे हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की, जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भी, लेकिन रिजल्ट 0। लकी गिल एक क्रिमिनल था जो हमारे एरिया में मारा गया, कहीं से कोई लीड नहीं, कोई सुराग नहीं। तो क्या इस केस को अनसुलझा केस मान लें? हमारे एरिया का मर्डर केस अनसॉल्व्ड। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी टेबल पर एक अनसॉल्व्ड केस की फाइल पड़ी रहे। केस चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, पर मन में एक बात रह जाती है कि हमने परफेक्ट क्राइम होने दिया। फिर उस केस में आपने क्या किया? आप तो डेड एंड पर थे, फिर कौन सा नया एंगल सोचा आपने? मर्डर वाला एंगल। लॉजिक ये था कि लकी मर्डर केस में हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी,
अब अगर लकी ने जो मर्डर किया हो उसमें हमें कोई लीड मिलती है तो हमारे प्रिंसिपल केस में भी लीड मिलती है। तो अब हम निकल पड़े उस मर्डर केस की तलाश में जो शायद लकी ने किया हो और जो हमारे ही केस की तरह अनसॉल्व हो। क्या कोई ऐसा मर्डर केस हो सकता है जो हमारे इस केस की तरह अभी तक अनसॉल्व हो? लकी गिल ने मंजीत अरोड़ा को जुलाई में बताया था कि उसने एक मर्डर किया, तो हो सकता है जून या जुलाई का कोई ऐसा मर्डर हो जिसमें लकी गिल शामिल तो था पर उसका नाम कभी सामने नहीं है। मतलब कि एक अनसॉल्व्ड केस फाइल है। ये एक फाइल है जुलाई की जिसमें हमें कोई भी लीड नहीं मिली। उमेश शर्मा, गारमेंट मैन्युफैक्चर, एनपी दीक्षित हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गोली मारकर हत्या कर दी। जी। तीन राउंड गोलियां चली और तुम्हें आवाज तक नहीं आई? सर जी ये पीछे की साइड है, मैं वहाँ एंट्रेंस में सामने की तरफ रहता हूँ। सर ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, उमेश शर्मा नाम है। सर जी ये साहब जी रोज आ रहे थे कुछ समय से, इनका कोई एडमिट था आईसीयू में। सर डिलेक्स वार्ड रूम नंबर 6, इनके फादर हरकिशन शर्मा एडमिट है। इनके कोई रिश्तेदार हैं तो बुला दीजिए। जल्दी नीचे चलिए, पार्किंग में कुछ हो गया है। क्या हुआ है? एक मिनट हटिए। पापा! आपके पापा भी नहीं रहे, आप इधर आइए। किसने मारी गोली ने? किसने? अब साइड है। आपका नाम क्या है? रघु शर्मा। पापा ये क्या हो गया आपके साथ? रघु उठिए आप। पापा! रघु इधर आइए, आप साइड में। ये किसने? पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज चाहिए अभी के अभी। जी सर, अभी देता हूँ। हत्यारे का चेहरा ढका हुआ था, इसीलिए ये केस हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। और इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा हमारे पास कोई और लीड थी नहीं। पार्किंग लॉट में एक भी आई विटनेस नहीं था। हमने सारे हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की पर कोई भी इस नकाबपोश कातिल को पहचान नहीं पाया। शायद ये बंदा जानता था कि हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में सीसीटीवी लगा हुआ, इसलिए इसने अपना चेहरा ढक रखा होगा। जी। और इसे ये भी मालूम होगा कि विक्टिम उमेश शर्मा अस्पताल आएंगे अपने बीमार पिता से मिलने के लिए। उमेश के पिता जो आईसीयू में एडमिट थे वो भी गुजर गए। जी, उमेश शर्मा के कत्ल के 2 हफ्ते बाद। .8 बोर की गोलियां चली थी। फुटेज में दिख रहा है गन फायर करते वक्त 3 बार जाम हुई है। शहर के सारे .8 बोर के लाइसेंस होल्डर और ग्रे मार्केट वाले सबको खंगाले। हर हिस्ट्री शीटर को खूब तोड़ा, लेकिन इस मर्डर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। और कोई एंगल? बिजनेस में दुश्मनी का एंगल स्कैन हुआ है, बाकी सारे एंगल भी स्कैन हुए। ये शूटर किराए का तो लगता ही है, पर लगता है इसे गन चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। 3 बार गन जैम। और ये लकी ड्रग पेडलर था, उसके खिलाफ कभी मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई केस भी सामने नहीं आया। काट ही तो लकी जैसी लगती है, पर चेहरा ढका हुआ है। लेकिन जिस लकी गिल की आप बात कर रहे हैं, जिसकी लाश आपके जुरिसडिक्शन में मिली है, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना तो उसका कहीं कोई नाम आया और ना ही दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन था। लेकिन किशोर, अभी तक किलर पकड़ तो नहीं गया ना? ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, राइट? राइट।
तो अगर हम ये मान लें कि ये लकी गिल है तो फिर इसे हायर किया गया होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि किराए का हत्यारा है। वैसे इस केस में प्राइम सस्पेक्ट जो था वो विक्टिम का बेटा रघु शर्मा था। दुनिया भर में पूछने की क्या ज़रूरत थी, सीधा मुझसे ही पूछ लेते। हाँ, मेरे पापा और मेरे बीच प्रॉब्लम्स थी। 6 साल पहले मेरे मॉम की डेथ हो गई, बस वही थी जो हमारे बीच की शांति बनाए रखती थी। उनके बाद सिर्फ झगड़े ही हुए। और काफ़ी कम उम्र से नफरत करते थे अपने पापा से। कितना, 15-16 साल? वो मेरे पापा और मेरे बीच का मामला था। आप ये जानना चाहते हैं ना कि वो कौन सा किराए का हत्यारा था जिसे मैंने पापा को मारने की सुपारी दी, राइट? राइट। वो कौन था, कितनी सुपारी दी और गन कहाँ से मिली? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी अनबन थी हमारे बीच, बट आफ्टर ऑल वो मेरे पापा थे। और अनबन कौन सी फैमिली में नहीं होती, हाँ, लेकिन हमारी फैमिली में हम दोनों ही तो थे, बस पापा और मैं। दादा तो जा रहे थे हमसे दूर। हम दोनों दादा को खोना नहीं चाहते थे। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की हमने। प्यार था हमारे बीच। जी आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, काफी खफा थे उमेश जी रघु से। देखिए, आप फैमिली लॉयर हैं, आप बता सकते हैं क्या ये रघु उमेश जी का कत्ल करवा सकता है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सच है तो मुझे शौक भी नहीं लगेगा। और अगर ऐसा ही हुआ है तो इस बात का पता तो आप ही लगा सकते हैं। लेकिन इस अनबन की वजह क्या थी? इतने गुस्सा क्यों थे उमेश जी रघु से? लाइफस्टाइल, ये रघु के सारे तौर तरीके, फिजूल खर्च। हाँ, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि मेरी परमिशन के बिना तुम्हें कोई कैश नहीं दिया जाएगा, आज से, अभी से। पर क्यों पापा, इसकी क्या जरूरत है? कारण पूछने की हिम्मत रखते हो रघु? मेहनत से कमाए हुए पैसे जब कोई दूसरा अय्याशी में उड़ा देता है तो दर्द कमाने वाले को होता है। मैं कोई दूसरा हूं? पर कौन सी अय्याशी पापा? आज अगर दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करूंगा तो कब करूंगा? नशा और जुआ एंजॉय नहीं होता है रघु। रघु देखो, उमेश जी सही कह रहे हैं, नशा और पापा और मेरी बात हो रही है पर्सनल, आप ना ही पड़े बीच में। तमीज रघु, मेरा फैसला पक्का है। तुम काम करना शुरू करो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। पापा आपको क्या मिल रहा है मेरी इस तरह से इंसल्ट करके, मुझे बेसिक जरूरतों के लिए मोहताज करके? फिजूल खर्च जरूरत नहीं होती है रघु, और अगर इंसल्ट हो रही है ना तो वो मेरी हो रही है, मेरी मेहनत की हो रही है, मेरे काम की हो रही है, मेरे नाम की हो रही है। तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाई, खंबे में ठोक दी गाड़ी। कोई बड़ा केस हो जाता तो क्या होता? शुक्र मनाओ कोई मरवर नहीं गया, वरना क्या हश्र होता तुम्हारा। मैं तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करता हुआ नहीं देख सकता, और ना ही तुम्हारी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद होने दे सकता हूं। उनके बीच की अनबन कभी खत्म ही नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई जब रघु ने शादी कर ली मोनिका से। जब आपका जवाब ना ही होता तो आपसे पूछो ना पूछो क्या फर्क पड़ता है? शादी मजाक नहीं होता है रघु। कौन है ये लड़की? बैकग्राउंड क्या है इसका? प्यार करती है मुझसे, मैं भी प्यार करता हूं उससे, और मैं जानता था कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने फैसला कर लिया। पहले शादी कर ली, फिर आपके सामने आ गए। ठीक है, तुम बालिग हो, एक बड़ा फैसला लिया है तुमने, अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जाओ अपनी पत्नी के साथ, बनाओ अपनी जिंदगी, अपना घर। जाओ। आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? ना, तुम्हें इस घर के काबिल बना रहा हूं। जाओ, मेहनत करो, साबित करो कि तुम ये घर, मेरा बिजनेस, इस खानदान को ढंग से हैंडल करने के काबिल हो। तब शायद हां, शायद तुम्हें मुझसे कुछ मिल सके। हाँ, पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा ट्रस्ट में देने की बात की थी, और ये सब तो आपको एडवोकेट चरणजीत से पता चल ही गया होगा। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वो ये कि पापा और मेरे बीच सुलह हो चुकी थी। उन्होंने मेरी बीवी मोनिका, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर पापा को मार डाला गया, दादा भी चल बसे, और मैं यहां पर बैठकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने अपने पापा को नहीं मारा। हमें रघु शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं मिला। रघु के कॉल रिकॉर्ड में भी किसी पेशेवर हत्यारे से कोई कनेक्शन नहीं था। अमीर आदमी है, 2-3 फोन रख सकता है। हमने हर एंगल से टटोला था, सब कुछ चेक किया था, वरना ये फाइल अनसॉल्व केसेस के ढेर में क्यों होती? किशोर, तो फिर उमेश शर्मा का कत्ल किसने किया? फिलहाल तो हम ब्लैंक हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपके केस का विक्टिम लकी गिल मेरे केस का हत्यारा है, तो फिर इस केस में एक नया एंगल खुलता है, क्योंकि उस वक्त तो रघु शर्मा और लकी गिल के बीच में कोई कनेक्शन सामने आया ही नहीं था। अब सिर्फ लकी और रघु का ही नहीं, बल्कि उस पूल क्लब वाले मंजीत और रघु का कनेक्शन भी हो सकता है, जिसने कहा था कि लकी ने कोई मर्डर किया था।
ये भी तो हो सकता है कि ये मंजीत झूठ बोल रहा हो, या फिर लकी ने जिस इंसान का कत्ल किया है वो कोई और हो, ये ना हो। सर बॉडी स्ट्रक्चर लकी से मिलता है, लेकिन चेहरा ढके होने की वजह से कुछ श्योरली नहीं कह सकते। देखो इस वक्त हमारे सामने दो रास्ते हैं। अगर ये बंदा लकी गिल नहीं है तो फिर हमें उल्टे कदम चल के सारे नक्शे फिर से बनाने होंगे, और अगर ये बंदा लकी गिल है तो अब हमारे सामने एक नहीं दो मर्डर केस, एक लकी गिल का और दूसरा इस उमेश शर्मा का। सर मैं इस लकी गिल और रघु शर्मा दोनों के फोन रिकॉर्ड्स को एक बार फिर बारीकी से स्कैन करता हूँ। मैं मंजीत को क्वेश्चन करती हूँ, राउंड द क्लॉक नजर रखी हमने उस पर। मैं जरा इस रघु शर्मा से बात करता हूँ। इस टेलीफोन नंबर पर ये सेवा बंद कर दी गई है। रघु शर्मा के खिलाफ हमारे हाथ कुछ ठोस लगा नहीं, इसलिए क्वेश्चनिंग के लिए उसको हमने दोबारा बुलाया नहीं। रघु शर्मा ने शायद अपना नंबर चेंज कर लिया है। आपके पास उसका नया नंबर है? जी, रघु तो शायद अब्रॉड है, लेकिन हमारे पास उसके फैमिली लॉयर चरणजीत खोसला का नंबर है। आप प्लीज मुझे उस लॉयर चरणजीत का नंबर अभी भेज दीजिए। अब लक्की ने सच में मर्डर किया है या मुझे गोली दे रहा था, ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, लेकिन उसने बोला जरूर था कि उसने मर्डर किया है। लकी गिल को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगी तो पहचान लोगे? क्या मैडम? हाँ या ना? हाँ पहचान लूंगा, इतने समय से जानता हूँ, साथ में पूल खेला है, दारू भी तो पिए। ये शायद लकी है, क्योंकि मैंने इसको ना ऐसा जैकेट पहने हुए देखा था। चल चैंप, दिखा ऐसा स्ट्राइक। एनपी दीक्षित हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में 14 जुलाई को रघु शर्मा के फादर उमेश शर्मा का मर्डर हुआ। ये वहां के सीसीटीवी फुटेज से लिया है। मतलब लकी ने इस उमेश शर्मा को... जानते थे उमेश शर्मा को तुम? मैं कैसे जानता था उन्हें? रघु शर्मा से मिले थे? क्या बात कर रहे हो मैडम, मैं कैसे मिल सकता हूँ इन्हें? मैंने तो ये दोनों नाम भी पहली बार ही सुने हैं। लेकिन रघु पर तो कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं गई थी और ना ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का कोई ऑर्डर। उमेश शर्मा के कत्ल के बाद रघु ने अपना घर बेच दिया, फैक्ट्री भी बेच दी। हाँ, क्योंकि रघु को फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, वो तो पहले से ही एब्रोड जाके सेटल होना चाहता था। ये जो प्लान था फैक्ट्री और घर बेचने का, ये मर्डर करवाने के पहले बनाया गया या पहले मर्डर करवाया गया बाद में ये प्लान बनाया गया? इंस्पेक्टर साहब प्लीज़, आप एक वकील से बात कर रहे हैं। मैंने अपने क्लाइंट की सारी डिटेल आपको दी है और 100% आपके साथ कोऑपरेट किया है, फिर आप एक क्रिमिनल सस्पेक्ट की तरह मुझसे बात कैसे कर सकते हैं? क्या अपने पिता उमेश शर्मा का कत्ल रघु ने करवाया था? मैंने पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम को रघु और उसके पिता के बीच जो टेंशन थी उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। अब जब उन्हें उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मैं क्या नया बता सकता हूँ आपको? रघु का सिंगापुर का एड्रेस और फ़ोन नंबर। हाँ अभी ले लीजिए। रघु को इस बारे में इन्फॉर्म मत कीजिएगा कि हम एक ऐसे केस की तहकीकात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक उसके पिता के मर्डर से हो सकता है। मंजीत ने लकी को आइडेंटिफाई कर लिया? कंफर्म तो नहीं कह रहा सर, पर चेहरा ढके होने के बावजूद उसे लगता है कि वो लकी है, कद काठी से और जैकेट से। कह रहा था उसने लकी को ऐसा जैकेट पहने देखा है। लगता है जो तीर हमने अंधेरे में चलाया था वो निशाने पर लग गया। सुजाता, ये दोनों केसेस कनेक्टेड हैं, कंफर्म। सुजाता सर, ये लकी गिल और रघुवीर शर्मा के फोन रिकॉर्ड्स में डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट कनेक्शन है। सर ये 3 महीने के रिकॉर्ड्स हैं, इसमें 2 नंबर ऐसे हैं जो रघुवीर शर्मा की लिस्ट में भी हैं और वही 2 नंबर्स लकी गिल की लिस्ट में भी हैं। वीरेंद्र पूनिया और दलजीत राणा, ये दोनों नाम सुने सुने से लगते हैं सर। वीरेंद्र पूनिया और दलजीत राणा, हाँ सर याद आया, जेके रिक्रिएशन क्लब के रजिस्टर में मैंने ये दोनों नाम देखे हैं जब मैं लकी गिल और मंजीत अरोड़ा की एंट्रीज चेक कर रही थी तब।
हाँ सर, वहीं देखे मैंने ये दोनों नाम। हो सकता है मंजीत अरोड़ा ने हमें पूरा सच ना बताया। मंजीत अरोड़ा, मुझे तुम्हारा वो पूल टेबल वाला गेम तो नहीं खेलना आता, लेकिन इस लॉकअप में इस टेबल पर हम भी एक गेम खेलते हैं। तुम्हारी वो पूल स्टिक से नहीं, बल्कि इस डंडे से। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि ये डंडा तुम कहाँ खाओगे। सर वो दलजीत और वीरेंद्र वो क्लब आते थे और लकी के भी दोस्त थे वो लोग। उमेश शर्मा और लकी गिल को किसने मारा और क्यों? मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये वीरेंद्र, दलजीत और लकी के बीच में क्या पक रहा था मैं नहीं जानता हूं सर। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि उनका उमेश शर्मा के मर्डर केस के साथ क्या ताल्लुक है। मैंने तुझसे पूछा था कि तू रघु को जानता है कि नहीं, तूने मना किया था। हाँ तो मैं अभी कौन सा कबूल कर रहा हूं मैडम। मैं सिर्फ लकी को जानता हूं और दलजीत और वीरेंद्र के साथ हाय हेलो है, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये वीरेंद्र और दलजीत कहाँ मिलेंगे? अब तो मजा आने वाला है। क्यों? अच्छा हाँ अच्छा जी, अगर मैंने नहीं जीते ना तो नाम बदल देना। अच्छा हाँ जी, तो आ जाओ भाई फिर मैदान में। हाँ जी, देखते हैं ना। ये देखो, आज तुझे दिखाता हूँ असली खेल क्या होता है। देखते हैं। एक सेट हमारे साथ भी खेलो और साथ में 2 बातें भी कर लेंगे। जी? कौन सी 2 बातें? 2 बातें, 2 मर्डर्स। देखो, हमें पता चल चुका है कि तुम दोनों उमेश शर्मा और लकी गिल मर्डर में शामिल थे। अब फटाफट अपने आप सब कुछ बोलोगे या धीरे धीरे तड़पा तड़पा के बुलवाओ? सर वो क्या कर रहा है? आगे बोल। मैडम वो ऐसा हुआ ना यार, तो फिर क्या? कंगाली अब बोल रहा है कि मोनिका को लेकर घर से निकलो, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। साला उसने जो भी खड़ा किया है सब मेरा ही तो है। बिल्कुल सही भाई, तू इकलौता है। मेरे बाप को नहीं लगता ना ऐसा। अपना सब कुछ ट्रस्ट में डालने की धमकी दे चुका। अब मेरे दादाजी भी मेरी तरफदारी करने के लायक नहीं रहे। आधा टाइम तो हॉस्पिटल में होता है। भाई सच में अगर तेरे बाप ने अगर बेदखल कर दिया तो तू करेगा क्या? क्या करेगा? करूंगा ये कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू भी तो ऐश करता है ना मेरे पैसों पर। इंतजाम कर। क्या बात कर रहा है तू? ये इंतजाम कर किसी आदमी का। अबे तू अपने बाप को मरवाने की सोच रहा है? इसमें सोचने का क्या है? दलजीत को तो तू जानता ही है रघु, ये हमारा फ्रेंड लक्की है। ये करेगा। कितनी सुपारियां उठाई आज तक? ये पहली होगी। अगर पैसे तगड़े दोगे तो उठा लूंगा। 4 लाख दूंगा। एनपी दीक्षित हॉस्पिटल की पार्किंग में काम करना होगा। मेरे दादा वहां एडमिट है। पापा उन्हें देखने रोज आते हैं। वहां की सारी कोऑर्डिनेशन मैं करूंगा। हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा होता है। गमछा भी तो होता है फेस कवर करने के लिए। लेकिन मारेंगे कैसे? गन से। मैं दूंगा। गोली चली तो आवाज भी तो होगी। गन पे कपड़ा भी तो डाल सकते हैं, आवाज दबा सकते हैं। गन कहाँ से खरीदी? खरीदा नहीं सर, रघु के घर पर ही था, उसके पापा का। लाइसेंस भी है उसका। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमने सारे लाइसेंस गन चेक किए थे। रघु के एक साथीदार ने कबूल किया है कि पिस्टल रघु घर से लेकर आया था, उसके फादर की लाइसेंस पिस्टल। सर, ये रही हमारी रिपोर्ट।
उमेश शर्मा की भी गन चेक हुई थी, पर उनकी गन 0.9 बोर की थी और उन्हें जो गोलियां मारी गई वो 0.8 बोर की हैं। सब कुछ रघु ने प्लान किया था सर। 0.9 की गन के लिए 0.8 के कार्ट्रिजेस वही खरीद के लाया था सर। इसलिए फायरिंग करते वक्त गन इतनी जाम हुई थी। और रघु बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल में पहले ही मौजूद था। वो लकी से और तुम दोनों से कोऑर्डिनेट कैसे कर रहा था? वो उसको पता था उसके पापा फैक्ट्री से घर और फिर शाम को उसके दद्दू को देखने हॉस्पिटल जाएंगे। वो सब देख रहा था। कहाँ से देख रहा था? हॉस्पिटल से? हाँ जी सर। रघु ने अपने घर की सीसीटीवी अपने टैबलेट से कनेक्ट करके रखी थी। हम अपनी जगह पे हैं रघु, लक्की भी पहुंच गया है। भाई गाड़ी पे नजर रखना। आ रही है। तैयार हो जा। और लकी गिल, उसे क्यों मारा? क्योंकि वो मुंह खोल देता? वो मुंह खोलने की धमकी दे रहा था। ये 2 लाख है, बाकी 2 भी जल्दी दे दो। वैसे बाकी 2 से काम नहीं चलेगा। मतलब? यार ये ना कभी आपने ना उस दलजीत ने ना वीरू ने बताया कि आप आपके बाप का रास्ता साफ करके करोड़ों पे ऐश करने वाले हो। तेरा उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन 4 की बात हुई थी, तुझे 4 मिलेंगे। बाजार में खबरी भी तो मिलेंगे पुलिस के। धमकी दे रहा है। कीमत, मेरे काम की सही कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए। 15 लाख का ताला मेरे मुंह पे लगाओगे, अगले 15 जन्मों तक मुंह नहीं खोलूंगा। सोच ले। 15 कब कहा वीरू को बता देना। चलता हूं। इस लकी को बोल दे सौदा यहां नहीं, बाहर होगा। और हाँ, टोल वाले रास्ते से मत जाना, वहां सीसीटीवी कैमरास होते हैं। गन तुम दोगे? इस बार गन से नहीं। रघु हमें 15 लाख रुपए दे रहा था जो लकी उससे मांग रहा था। रघु को डर था कि लकी उसके लिए खतरा बन जाएगा। आज 15 मांगा है, कल 50 मांग लेगा। जिंदगी भर ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहेगा। हमने लक्की से कहा कि पैसों का इंतजाम में हुआ है, वहीं से लेने हैं, और लक्की हमारी बातों में आ गया। उस रात हमने उसे इतनी पिलाई कि गया गुजरा पियक्कड़ भी ना पिए। ये सही जगह है। लक्की, लक्की, अबे हम यहाँ क्यों रुके? क्या जगह है ये? हमने उसकी जेब में कोई सिम कार्ड नहीं डाले। हमने सिर्फ उसका बटवा और उसके आईडी कार्ड्स निकाले, बस। और वो लकी अपने पास कई सारे सिम कार्ड रखता था। वो ड्रग्स के धंधे में लोग ऐसा करते हैं। इन दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? यही रघु शर्मा कि तुम्हें विदेश जाने से रोका नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच चुके हो। ओह, फिर वही पुरानी बात। पुरानी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं रघु शर्मा। आज की ताज़ा खबर यह है कि वीरेंद्र पुनिया और दलजीत राणा दोनों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए और बयान रिकॉर्ड करवा दिए।
अब तुम्हारे पास चॉइस यही है कि तुम खुद यहाँ के सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे गले में रस्सी डालकर सिंगापुर से घसीट कर लाएंगे। तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स सब फ्रीज हो जाएंगे। ज्यादा सोचो मत रघु शर्मा, आ जाओ। कौन था रघु? किसका फोन था? मोनिका, पापा को मैंने ही मरवाया था। What? हाँ, और उस आदमी को भी जिसे मैंने पापा के मर्डर में यूज किया था। अब पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। कौन सा एंगल कब और कहां से इन्वेस्टिगेशन को ब्रेक थ्रू दिलवाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। पर हां, इतना जरूर है, अगर कभी भी आपको यह लगे कि ये एंगल सही नहीं है, उस वक्त ये पक्का कर लेना जरूरी है कि ये एंगल वाकई सही नहीं है। हो सकता है तब भी आपको सही एंगल ना मिले, पर कम से कम उस कोशिश में सही एंगल का इशारा जरूर मिल जाता है। परफेक्ट क्राइम इज ए मिथ जो तहकीकात में हमारी अपनी खामियों और गलतियों की वजह से होती। बस आप अपनी गलतियों को पहचानते रहिए और उन्हें सुधारते रहिए। जय हिंद। जय हिंद। रघु के पिता उमेश शर्मा के कत्ल के लिए रघु शर्मा, दलजीत राणा, वीरेंद्र पूनिया और लकी गिल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और आर्म्स एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। रघु शर्मा को सिंगापुर से वापस लाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।